है ना। लास्ट डे हम लोग बात कर रहे थे बेस थ्योरम के ऊपर और सॉरी टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर, और हम लोग काफी कुछ बात किए थे उसमें, और टोटल प्रोबेबिलिटी को हम लोग समझने की कोशिश किए थे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी जब हम समझ जाएंगे तो हम लोगों को बेस थ्योरम समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और जैसा कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये दो टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर और फिर बात करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड probability of drawing red card from a pack of 52, from pack of 50 cards। चलिए ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और जहां तक हम लोग जानते हैं, जो लोग पहले थोड़ा बहुत किए होंगे उनको पता है कि छोटा क्वेश्चन बेस थ्योरम में थोड़ा परेशान करता है हम लोगों को। ओके, सबसे पहले ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, क्या ये क्वेश्चन आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का है क्वेश्चन? पहला चीज ये निकल के आता है। ये क्वेश्चन क्या है, आप ये देखिए, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 50 कार्ड्स। देखिए सिंपल से बात है कि जो आपको बोला कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 50 कार्ड्स, 50 कार्ड्स में से आपको ठीक है एक कार्ड ड्रॉ करना है और वो कार्ड आपका रेड होना चाहिए। लेकिन जहां तक हम लोग जानते हैं कि कार्ड टोटल 52 होता है, तो जो आप कार्ड निकाल रहे हैं वो दो मिसिंग कार्ड के बाद निकाल रहे हैं, मतलब दो कार्ड कोई भुला गया है उसके बाद अब रेड कार्ड निकाल रहे हैं। लेकिन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 50 लिखा है, इसका मतलब कि दो कार्ड हमारा मिस कर गया है। लेकिन हम लोगों को ये बात पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि आपका कौन सा दो कार्ड मिस किया है। बात समझिए, क्योंकि उसका इफेक्ट होगा क्वेश्चन में। अब बोलेगा वो कैसे? आप 50 कार्ड में से आपको रेड कार्ड निकालना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना रेड है उसमें? 52 में तो आपको पता रहता है 26 और 26 रेड एंड 26 ब्लैक है, लेकिन 50 कार्ड में आपको पता है कि नंबर ऑफ रेड कार्ड कितना है? नहीं पता है। हो सकता है दोनों कार्ड मिसिंग रेड ही हो, या हो सकता है कि दोनों मिसिंग कार्ड ब्लैक हो, या ये भी हो सकता है कि एक कार्ड ब्लैक मिसिंग हो और एक कार्ड रेड मिसिंग हो। तो आपको रेड निकालने का जब प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो आपको इन तीनों कंडीशन पे सोच के काम करना होगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन आप समझ में आया? ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का क्यों हुआ? क्योंकि भाई अगर ये एक सिंपल सा क्वेश्चन होता कि बताइए रेड कार्ड निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा अगर टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होता, तो आप 26/52 बोल के काम चला लेते। नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगा रेड कार्ड का, ठीक है, निकलने का, जबकि नंबर ऑफ कार्ड आपके पास 50 है। तो जैसे ही 50 कार्ड बोलता है, दिक्कत क्या हो जाता है कि हमको ये पता नहीं है कि उसमें किस कॉम्बिनेशन में रेड एंड ब्लैक है पड़ा हो। तो फिर हमको ये सोचना होगा कि अगर ये 52 होता तो 26 होता, अगर ये 50 है तो हो सकता है कि दो कार्ड मिसिंग ब्लैक हो, या हो सकता है दोनों मिसिंग रेड हो, या हो सकता है दोनों, या एक मिसिंग ब्लैक और एक रेड हो। तो हम लोगों को ये तीन कंडीशन पे रख के काम करना होगा। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना होगा रेड कार्ड का कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा रेड कार्ड का। ओके, तो पहले हम ये मान लेते हैं, समझिएगा, पहले हम ये मान लेते हैं कि जो मिसिंग कार्ड है वो ब्लैक है, मिसिंग दोनों ब्लैक। तो उस केस में रेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? देखिए ठीक लिखे, अगर मिसिंग दोनों ब्लैक हो, अगर मिसिंग दोनों ब्लैक हो तो उस केस में रेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? रेड आने का प्रोबेबिलिटी जब मिसिंग दोनों ब्लैक हो। अगर मिसिंग दोनों कार्ड आपका रेड हो, तो आपको पहले ये जानना होगा कि रेड कार्ड के मिसिंग का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, और रेड जब दोनों मिसिंग आपका रेडी हो। देखिए फिर क्या होगा, मिसिंग आपका
एक रेड हो और एक ब्लैक हो, तो उस केस में रेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? उस केस में रेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझने को लेकर? अब देखिए, अब हम लोग यहां से पहले सोचते हैं, यहां से पहले सोचते हैं कि टोटल 52 कार्ड में से, ध्यान दीजिएगा, टोटल 52 कार्ड में से दो ब्लैक मिसिंग कैसे हुआ होगा? तो टोटल 52 मतलब 26 होता है, तो 26 में से कोई भी दो ब्लैक मिसिंग हो जाएगा, मतलब 52 में से तो कोई भी दो। आपको ये पता करना होगा ना कि आखिर दो ब्लैक कौन सा मिसिंग हो और किस तरीके उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो 26 में से कोई भी दो मिसिंग किया होगा, तो 52 में से कोई भी दो मिसिंग किया होगा, तो ये आपके दो ब्लैक कार्ड का मिसिंग करने का प्रोबेबिलिटी है। तब जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है। जब ये घटना घट गया तो फिर आप आगे बढ़े। अब आप रेड निकालना चाह रहे हैं, आप एक रेड निकालना चाह रहे हैं जबकि आपका मिसिंग दो ब्लैक कार्ड है, तो इसका मतलब है कि हमारा रेड पूरा का पूरा 26 में पड़ा होगा। इसका मतलब कि 26 में से कोई भी एक निकल जाएगा और 50 C1 हो जाएगा, क्योंकि ये काम आप 50 कार्ड में कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो कार्ड था 52 कार्ड में हुआ था, क्योंकि दो कार्ड कैसे मिस किया होगा 52 में से, तो 26 C2 बाई 52 C2। और अब हम जाना चाह रहे हैं कि रेड निकलने का क्या चांस होगा इस 50 कार्ड में। तो रेड तो मेरे पास, अगर ब्लैक दोनों मिसिंग है तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा रेड 26 बचा होगा, तो 26 में से कोई भी एक कार्ड मिस कर जाएगा। ठीक है, 26 में से कोई भी एक कार्ड निकल जाएगा, तो 50 में से कोई भी एक कार्ड। डायरेक्ट 26/50 भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये सोचना है कि दो रेड कार्ड मिसिंग करने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 26 रेड होता है, 26 में से कोई भी दो। अब देखिए, अब आपको रेड निकालना है, ठीक है, अब आपको रेड निकालना है जबकि दोनों का दोनों कार्ड आपका मिसिंग रेडी था। तो अब आपके पास अंदर में रेड 24 बचा होगा और ये 50 प्लस एक रेड और एक ब्लैक कैसे मिस किया होगा। तो 26 में से कोई भी एक रेड और 26 में से कोई भी एक ब्लैक, और टोटल में से आपका दो कार्ड, 26C1 इंटू 26C1 बाई 50C2। सॉरी, आखिर एक रेड और एक ब्लैक कैसे मिस किया होगा, कितना में, 52 कार्ड में। तो 26 में से एक रेड चला गया होगा, 26 में से एक ब्लैक चला गया होगा, 52 में से दो चला गया होगा। तो जब ये काम हो गया तो फिर यहाँ है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि रेड निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा जबकि एक मिसिंग रेड और एक ब्लैक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रेड कार्ड अब 25 ही बचा, तो 25C1 बाई 50C1। दिस इज अ कंप्लीट आंसर। कैलकुलेशन थोड़ा करना होगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा बन गया। अब ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का कैसे हुआ, पहले तो यही समझना था। अगर हम ये समझ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि कौन सा मिसिंग हुआ था। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर बेस थ्योरम में एंड करते हैं, है ना। समझ लीजिए बेस थ्योरम का काम स्टार्ट ही है। अब असीम किंग क्वीन कलर होता है, तो ये नहीं समझ में आया बाबू हमको ये वाला हमारा बात। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर इज सेलेक्टेड, ए नंबर is selected at random from the first 25 natural numbers, first 25 natural numbers if it is a if it is a if it is a composite number, if it is a composite number, then it is divided by 5, then it is divided by 5, then it is divided by 5. But if it is not a composite number, but
if it is not a composite number, but if it is not a composite number, it is divided by 2. It is divided by 2. Find the probability that find the probability that there will be no remainder in the division आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, फिर हम बात करते हैं इस पर. बोलते हैं number is selected at random. ठीक है, number is selected at random from the first 25 natural numbers. फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर मतलब एक नंबर को आपको सिलेक्ट करना है शुरू के 25 नंबर से, 1 से लेके 25 के बीच में, 1 2 3 4 का एक नंबर को सिलेक्ट करना है. कहानी आगे बढ़ाया, इफ इट इज अ कंपोजिट नंबर देन इट इज डिवाइडेड बाय 5. अगर वो सिलेक्शन कंपोजिट नंबर का हो रहा है तो वो आपका डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए. ये बोला इफ इट इज अ कंपोजिट नंबर देन इट इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 5, या इट इज डिविजिबल बाय 5. बट इफ इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर इट इज डिवाइडेड बाय 2. अगर वो कंपोजिट नहीं हो तो वो डिवाइडेड 2 से होना चाहिए. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो रिमाइंडर इन द डिवीजन. फाइंड, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो रिमाइंडर इन द डिवीजन. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. ठीक है, आपका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. सबसे पहले देखिए आप क्या करो, एक इसमें कुछ बनाना पड़ेगा हम लोगों को. सी ले लो. सी किसको शो करेगा? कंपोजिट नंबर को. कंपोजिट, ठीक है, नंबर इज सिलेक्टेड. एक पी ले लो जो कि आपका प्राइम नंबर इज सिलेक्टेड और 1 इज सिलेक्टेड. अब ऐसा क्यों लिखे हम समझाते हैं आपको. आर है नो रिमाइंडर इन डिवीजन. देखिए तीन ही घटना घटा है पूरे कहानी में. एक कंपोजिट नंबर है, एक प्राइम नंबर है. ठीक है, प्राइम नंबर तो नहीं लिखा है डायरेक्ट क्वेश्चन में, लिखा है कि इफ इट इज नॉट अ कंपोजिट, इफ इट इज नॉट अ कंपोजिट. देखिए नंबर दो ही तरह का होता है, या तो वो कंपोजिट होगा या तो वो फिर प्राइम होगा. दो ही नंबर होता है, कंपोजिट या प्राइम नंबर, दो नंबर होता है बस. जैसे इवन एंड ऑड दो टाइप का नंबर होता है, उसी तरीके से आपको कंपोजिट और प्राइम होता है. लेकिन वन एक ऐसा नंबर है, वन वो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम. तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड लिखा, बट इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर. यहाँ पे प्राइम नहीं लिखा है. तो इसका मतलब है कि प्राइम नंबर और जो वन है वो एक ही ग्रुप में ले रहे हैं. ओके, वन तो कुछ नहीं है ना बाबू, वन तो कुछ नहीं है, वन प्राइम भी नहीं है और वन कंपोजिट भी नहीं है. लेकिन यहाँ पे लिखा है इट इज नॉट अ कंपोजिट. तो नॉट अ कंपोजिट में तो वन भी आ जाएगा, क्योंकि वन कंपोजिट नहीं होता है. तो हम इसको इस ग्रुप में रखें, प्राइम वाला के साथ. तो दो ग्रुप बना है, एक ग्रुप कंपोजिट वाला है और एक ग्रुप जो है वो बिना कंपोजिट वाला है. बिना कंपोजिट में प्राइम और वन दोनों आ जाएगा. और आर क्या है? नो रिमाइंडर. तो आपसे बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो रिमाइंडर इन द डिवीजन. मतलब आपको काम करना है रिमाइंडर के ऊपर, नो रिमाइंडर के ऊपर एक्चुअली. देखिए नो रिमाइंडर के ऊपर अगर आपको काम करना है तो आपको यहाँ पे दो तरह का नंबर है. एक आपका नंबर है कंपोजिट और एक वो नंबर है जो कंपोजिट नहीं है. ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा प्राइम नंबर वाला चीज लिख लेते हैं, कौन कौन सा होता है, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको. जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है. और एक वन भी ले लो इसी में. वन प्राइम नहीं है लेकिन इसी ग्रुप में ले लेते हैं.
तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मिला के 10, यानी कि हमारे पास 15 कंपोजिट नंबर होगा 25 में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। एक नंबर सिलेक्ट करना है आपको, कहां? फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर से। इफ इट इज अ कंपोजिट नंबर, अगर वो कंपोजिट होगा तो इट इज डिविजिबल बाय 5, तब वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये सोचो कि कंपोजिट नंबर को आप कैसे सिलेक्ट करोगे। कंपोजिट नंबर को आपको सिलेक्ट करना है, और ये ध्यान रखने बोला है कि जो कंपोजिट आप लोगे वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, तब तो 5 10 15 20 होगा। 5 10 15 20 25, 5 नहीं होगा, 5 प्राइम में आ जाएगा। और देखो दो फिर लिखेंगे नो रिमाइंडर विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट। अगर आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंपोजिट चुनने का क्या प्रायोरिटी होगा, और नो रिमाइंडर विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट। फिर आपको क्या करना होगा, प्राइम चुनने का क्या प्रायोरिटी होगा, नो रिमाइंडर विद रिस्पेक्ट टू प्राइम। आसान है। कंपोजिट कैसे चुनेगा? कंपोजिट टोटल 15 नंबर है, तो 15 नंबर चुनना है, किसमें? 25 में। हो गया। नो रिमाइंडर वाला कितना होगा? अच्छा, कंपोजिट ऐसा होना चाहिए जो डिवाइडेड बाई 5 होना चाहिए, तो ऐसा हमारे पास 4 ही नंबर आएगा, तो दैट केस में 4 बाई 15। देखिए जब कंपोजिट आप चुन रहे हैं तो टोटल नंबर में से चुना रहा है, तो 15 बाई 25। लेकिन आप नो रिमाइंडर चुन रहे हैं कंपोजिट के अंदर, तो कंपोजिट टोटल 15 है, ध्यान रखिएगा। और नो रिमाइंडर वाला इसमें 4 ही है, 10 15 20 25, क्योंकि वो डिवाइडेड बाई 5 होना चाहिए था। आगे बढ़े, प्राइम जो चुनिएगा, प्राइम प्राइम में ये वाला 1 वाला भी आएगा। ठीक है, प्राइम जब चुनिएगा तो टोटल 25 में से आपको 10 मिलेगा, 9 ही है लेकिन एक को भी इसमें रखना है क्योंकि इट इज नॉट अ कंपोजिट बोला है, तो 10 बाई 25 हो जाएगा। रिमाइंडर नहीं होना चाहिए अगर वो प्राइम है तो, और वो कैसा होना चाहिए? डिवाइडेड बाई 2 वाला। डिवाइडेड बाई 2 वाला बस एक ही नंबर, एक ही नंबर ऐसा है जो डिवाइडेड बाई 2 है। टोटल ये 10 है, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 10। सॉल्व कर लेंगे, आई थिंक सॉल्व हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। 15 से 15 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, आसानी से सॉल्व हो रहा है। 4 बाई 25 प्लस 1 बाई 25 यानी कि 5 बाई 25 यानी कि 1 बाई 5। एक आसान क्वेश्चन था। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम लोग यहाँ सब बेस थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। ओके, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए मिटाया जाए इसको और बेस की तरफ हम लोग मूव करते हैं, है ना। बेस थ्योरम पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा जो असाइनमेंट है वो आपके पास होना चाहिए सामने में, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे, बहुत बड़ा है, सब क्वेश्चन का साइज है, तो उसको लिखने में बहुत टाइम लगेगा। तो कोशिश करिए कि वो आपके सामने हो। ओके, चलिए बेस थ्योरम पे हम लोग बात करते हैं। क्या है ये बेस थ्योरम? बेस जो है वो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कुछ थ्योरम दिया, उसी पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस थ्योरम पे पहले बात करने से पहले एक बार हम फिर थोड़ा सा थ्योरी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे बात करना चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बेस पे आएंगे तो हमारे लिए चीज आसान होगा। देखिए बेस में होता क्या है मालूम है, अभी तक जितना हम लोग काम कर रहे हैं ना उसका एक स्टेप बढ़ जाता है, बस एक स्टेप आपको बढ़ जाता है। जैसे हम पहले कुछ लिखते हैं आपके लिए, फिर बात करते हैं। कंसीडर
E1, E2, E3, En are in mutually exclusive events. In S, मतलब sample है, in S, and AB, any event which is associated to all these events. पहले इस लाइन को समझते हैं हम लोग, है ना। हम लोग एक सैंपल स्पेस लेते हैं, देखिए यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, एक सैंपल स्पेस लेते हैं जिसमें बहुत सारा इवेंट लेते हैं। एक सैंपल स्पेस लेते हैं, देखिए क्या लिखा है, E1, E2, E3, En आर इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप समझते हैं, मतलब इन लोगों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो एक सैंपल स्पेस के अंदर हम बहुत सारा इवेंट लेते हैं, लाइक ऐसे, फिर मान ली ऐसे, बहुत सारे इवेंट लेते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। और भी तरीके से ले सकते हैं हम लोग, बहुत तरीके से, ऐसे बहुत सारे, मान लीजिए E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है, ऐसे बहुत सारा हम लोग ले सकते हैं, En है, बहुत सारा ऐसे ले सकते हैं। एक चीज नोटिस करिए कि जितना भी इवेंट हम आपको दिखा रहे हैं, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं। नोटिस करिए, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, ये यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, इन दोनों में कुछ नहीं, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सैंपल स्पेस कंसीडर करेंगे, एक सैंपल स्पेस जिसके अंदर बहुत सारे इवेंट हम लोग मान लेंगे, E1, E2, E3, En लाइक दैट, है ना। और ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मतलब किसी में कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा। ओके, consider E1, E2, E3, En are n mutually exclusive events in S and A be any event which is associated to all these events. तो एक ऐसा इवेंट हम लोग लेते हैं जो आपको इन सारे इवेंट को एसोसिएट करेगा, ठीक है। अब तुमको ये लग रहा, हो सकता है लगे कि जब सब आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो एक ऐसा इवेंट कैसे होगा जो सभी से एसोसिएट हो सकता है। दिमाग में आ सकता है बात कि जब सारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो एक ऐसा इवेंट कैसे हो सकता है जो सारे के साथ एसोसिएट कर जाए, समझिएगा, है ना। तो इसका ये मतलब है कि देखिए, एक हम एक इवेंट ले रहे हैं, हम एक नया इवेंट ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इवेंट है, मान लीजिए इसका ए नाम दे देते हैं। ये बाकी सभी से एसोसिएट किया है, देखिए ये रेड वाला इसके साथ भी एसोसिएट किया थोड़ा सा, ये इसके साथ भी एसोसिएट किया, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया। एक ऐसा इवेंट जो एसोसिएट करे बाकी जितना भी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है उन सारे से। तो अब आप इस चीज को देखकर समझ सकते हैं कि एक ऐसा इवेंट लिया जा सकता है जो बाकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से एसोसिएट हो सकता है। अब देखिए, अगर आपको कोई ये निकालने के लिए बोल दे कि ये ए क्या होगा, तो आप क्या बोलेगा, ए का मतलब ये पूरा एरिया, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ए का मतलब प्रोबैब ऑफ E1 इंटरसेक्शन है, आप ऐसे बोल सकते हैं प्रोबैब ऑफ E2 इंटरसेक्शन है, देख रहे हैं। अरे जब ए लेना है तो ये वाला पार्ट भी लोगे, ये वाला पार्ट भी लोगे, ये भी लोगे, ये भी लोगे, ये भी लोगे, सब लोगे, तो प्रोबैब ऑफ E3 इंटरसेक्शन है, लास्ट प्रोबैब En इंटरसेक्शन। अभी तक का कहानी सारा समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, किसी को तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं जो हम लोग निकाल लेते हैं।
इसी को तो हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब याद करिए ना, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे, सपोज करिए कि E1 बाई ए, इसका क्या मतलब होता था? प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन ए, या ए बाई E1 कर लो आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता था? E1। तो आप देखिए आप क्या लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए को लिख सकते थे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। मतलब अगर हम इसका इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते हैं तो हम इसको यहाँ पे इसके बदले में ऐसे लिख देंगे, और यही काम तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी में कर रहे थे, याद करिए कि E1 के आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, और ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब E1 हम जानते हैं। यही तो हम कर रहे थे तब, याद करिए आप। तो थोड़ा बहुत जरूरी नहीं है कि जब नहीं दिख रहा अभी? ठीक है, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। अभी दिख रहा है? अच्छा, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। ओके, चलिए, मुझे लगा कि कुछ भी लगा, छोड़िए। ओके ओके ओके, यहाँ तक जो बात समझाएं आपको समझ में आया? इतना बात अभी तक की है हम लोग, इससे पहले बात कर लें। हम जैसे ही मुड़े आपको देखने के लिए, फिर मालूम पड़ा कि ओ, आप लोग तो गायब हो गए। देखिए, सिंपल सा बात हम लोग को ये समझना होगा, इस पे पूरा जो कहानी है उसको समझना होगा कि हम लोग कई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ले रहे हैं, और जो एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं रखता है, लेकिन साथ में हम एक ऐसा इवेंट ले रहे हैं जो सारे के साथ एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी, इसी को टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अगर मान लिया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना होगा, तो दिस इज अ मेथड निकालने का। अब जरूरी नहीं है कि आपको E1 और ए दिया हो और आप इसका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ये जरूरी नहीं है। तो हम लोग एक चीज और सीखें कि इस चीज को हम इसमें ऐसे तोड़ सकते हैं। वी नो दैट दिस मेथड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग सीखे हैं कि अगर ये ऐसे नहीं निकला तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, और ऐसे हम कई बहुत देर से निकाल रहे हैं, 2-3 दिन से निकाल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको E2 ना पता हो, ए नहीं पता हो, दोनों का इंटरसेक्शन आपको नहीं पता हो, लेकिन अगर इसको आप तोड़ के लिखें, और हो सकता है कि आपके पास इसका इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में दिया हो, तब तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा ना। हो सकता है ये ऐसे ना दे के आपको ऐसे दिया हो, पॉसिबल है। तो खैर हटाइए, हम लोग थोड़ा सा और समझने का कोशिश करते हैं इसको कि क्या है मामला इसमें। ओके, तो चलिए हम फिर से वापस बात करते हैं कि हम लोग कई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ले रहे हैं किसी सैंपल में, और एक ऐसा इवेंट हम एसोसिएट कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा इवेंट ले रहे हैं जो सारे से एसोसिएट हो रहा है। शुरू में तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि जब सारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कैसे एक ऐसा इवेंट आ सकता है जो सारे के साथ एसोसिएट हो, लेकिन अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि ऐसा पॉसिबल है। हम आपको इसको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं, बहुत आसानी से समझिएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि एक सैंपल ले लीजिए, इस सैंपल को दो पार्ट में बांटिए, एक E1 में और एक E2 में। E1 आपको डिसाइड करेगा रेड कार्ड को, जो कि 26 होता है, और E2 डिसाइड करेगा आपको ब्लैक कार्ड को। तो वी नो दैट ना E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। E1 आपको रेड कार्ड दिखा रहा है और E2 आपको ब्लैक कार्ड दिखा रहा है, 26-26 हो जाएगा, बट दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। बट एक ऐसा इवेंट हम लेते हैं जो दोनों को एसोसिएट करे, देखिए कैसे होगा। एक ऐसा इवेंट लेते हैं जो दोनों को एसोसिएट कर जाए, और वो इसको हम मान लेते हैं के जो है आपको डिपेंड करेगा, के हम लोग किंग के लिए,
यूज करते हैं। देखिए किंग तो ब्लैक में भी होता है, ये रेड है और ये मान ली ब्लैक। किंग तो रेड के साथ भी होता है और किंग ब्लैक के साथ भी हो सकता है। तो अगर आपको किंग निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालिएगा? तब आपको लीजिएगा किंग इंटरसेक्शन E2 प्लस किंग इंटरसेक्शन E1, हो गया, निकल गया किंग। समझ में आ रहा है? हुआ नहीं कैसा से ऐसे, लेकिन दोनों से एक दूसरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बाहर एक और एक्स्ट्रा इवेंट हम ऐसा लिए तो दोनों को एसोसिएट कर गया। देखिए किंग लिए तो किंग ब्लैक में भी है, किंग रेड में भी है। तब किंग को कैसे लिखिएगा? इन दोनों के साथ क्या कॉमन है? ये वाला पार्ट, और फिर आपको ये भी जाना होगा कि ये वाला पार्ट भी क्या होगा, ये पूरा का पूरा किंग होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है यहाँ पे, ओके। तो ये आपका तरीका है कुल मिला के, ठीक है, इसको हम लोग टोटल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब बेस क्या करता है? बेस ने एक कंडीशन और दिया आगे, बेस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। बेस क्या बोला वो समझिएगा, बेस का क्या कहना था। कंडीशन जो होगा वो टोटल यही होगा, कंडीशन में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, हम इसी कहानी पे बात करते हैं, ठीक है। समझिए बेस ने क्या बोला, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया, सुनिएगा, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया और वो कार्ड किंग है। जब हम उसको निकाल के देखें, सुनिएगा, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया और वो कार्ड किंग है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो आप बता सकते हैं कि भाई 4/52, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाएगा कि 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया और देखा गया कि वो कार्ड किंग है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड का हो? कहानी बढ़ गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड का हो? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिए इस बार क्या निकालने बोला, इस बार निकालने क्या बोला उस पर थोड़ा सा काम करते हैं। 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया और वो कार्ड को जब देखा गया तो पाया गया ब्लर आ रहा है सभी के लिए, सर लग पता नहीं चल रहा है यहां से हमको, बाकी लोग नो सर, बाकी का कहना है ठीक है, तो थोड़ा सा चेक करो तुम अपना नेट। हाँ तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। देखिए हम बेस में अब इन कर रहे हैं, है ना, अब बेस में हम आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बात को। ये जो हम किए टोटल प्रोबेबिलिटी पे बात की, बस इसी के बाद सिर्फ एक स्टेप और बढ़ता है, जितना हम लोग किए ना इसी पे एक स्टेप और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा थोड़ा समझते हैं। जैसे आपसे बोला गया कि 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है, और जो आप उस कार्ड को खींच लिए, निकाल लिए, और उसके देखे जब निकाल के ऐसे कलर देखेंगे, अरे कौन सा कलर है, तो दिखा कि वो रेड कार्ड है। तब अब सवाल आ रहा है कि आप क्या देखें कि रेड कार्ड है, सॉरी वो कार्ड किंग है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड से आया हुआ हो? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड का हो? या फिर ऐसे बोल सकते थे कि जब हम कार्ड को खींचे, 52 में से जब एक कार्ड खींचे तो देखें कि हमारा किंग है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक का हो? देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को हम इसी को क्वेश्चन को और बदल देते हैं। 52 कार्ड में से मान लीजिए एक 52 कार्ड का पैक है, हम एक कार्ड खींचे और जब कार्ड को देखें तो फिर दिखा किंग है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आपका स्प्रेड का हो? 4 सूट होता है, वो क्लब का भी हो सकता था, डायमंड का भी हो सकता था, वो जब हम कार्ड खींचे तो दिख रहा है ना हमको कि वो किंग है। लेकिन अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्प्रेड का ही किंग हो, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो क्लब का ही हो, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो जो किंग है वो आपका डायमंड का हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? स्टेप्स थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, थोड़ा स्टेप बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये सब जो चीज है इसी को हम लोग बोलते हैं बेस थ्योरम, ठीक है। एक आध क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का कंसेप्ट और खुलेगा और समझ में आएगा कि कहानी क्या बन रहा है इसमें। आप चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए। उम्मीद करते हैं असाइनमेंट आपके सामने होगा, और असाइनमेंट अगर सामने नहीं होगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे।
क्वेश्चन तो हम नहीं लिख पाएंगे, मालूम पॉसिबल नहीं है। ओके जैसे हम आपको एक कहानी और सुनाते हैं, सुना हुआ कहानी थोड़ा बढ़ाते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग पिछले दिन एक क्वेश्चन बना रहे थे कि एक बच्चा 3 तरीके से पास हो सकता है, एक स्टूडेंट 3 तरीके से पास कर सकता था। कैसे कैसे समझिएगा, उसके पास तरीका था गेस करने का, उसके पास था वो क्या बोलते, वो चीटिंग कर सकता था, ठीक है, किसी का देख सकता था। तो उसके पास तरीका था जानने का, कि वो जानता होगा क्वेश्चन को। हाँ, पहला एक गेस का, दूसरा नो द क्वेश्चंस, एंड एक आप ले सकते हैं, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, एक तो गेस का ऑप्शन होगा, एक कॉपी का ऑप्शन होगा, एक जानने का ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके, मान ली कुछ कुछ होगा तीनों, गेस करने का, उस बंदे का जो गेस करने का कुछ प्रायोरिटी होगा, कुछ जानने का प्रायोरिटी होगा, और कुछ कॉपीज का प्रायोरिटी होगा। बट वो क्वेश्चन जो बनाया था वो सही था, मतलब क्वेश्चन इज करेक्ट। तब बोला गया कि ध्यान से देखिए, करेक्ट है क्या, करेक्ट होगा गेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगर मल्टीपल है तो 1/4 ही होगा। करेक्ट है अगर वो जानता है तो 1 ही होगा, और करेक्ट है अगर वो कॉपी किया होगा, ठीक है। तो उसके लिए वो एक कंडीशन आपको क्वेश्चन दे देगा। तो ये तब आपसे बोला गया, बताइए कि करेक्ट का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो क्वेश्चन करेक्ट आपको 3 तरीके से हो सकता था, 3 घटना से, गेस के जरिए, जानने के जरिए, या कॉपी के जरिए। तो गेस क्या होगा, मान लीजिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है करेक्ट होगा जब गेस किया है, जानने में करेक्ट होगा जब वो जानता है, कॉपी में, ठीक है, करेक्ट होगा जब वो कॉपी किया। तो ये करेक्ट का आपको प्रोबेबिलिटी निकला कि क्वेश्चन किस तरीके से करेक्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन के करेक्ट होने का यही है, गेस करने का प्रायोरिटी उस बंदे का, और करेक्ट अगर हुआ होगा तो गेस के रिस्पेक्ट में उसका प्रायोरिटी। अगर वो जानने का प्रायोरिटी उस बंदे का, करेक्ट हुआ होगा, अगर वो जानता होगा तो। कॉपी करने का उस बंदे का प्रायोरिटी क्या है, और करेक्ट हुआ हो जब वो कॉपी किया होगा उसका प्रायोरिटी। तो इससे करेक्ट का आपको प्रायोरिटी निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को एक स्टेप आगे बढ़ाया, क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। क्वेश्चन को क्या बोला कि क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि ठीक है भाई, जब हम क्वेश्चन पेपर फाइनल देखें जब उस बच्चे का, तो हमको करेक्ट दिखा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर जब हम देखे उसका, तब हम लोग को दिखा कि करेक्ट है, यानी ये करेक्ट है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गेस किया होगा, मतलब इस बार गिवन क्या है, ये ध्यान दीजिए, गिवन क्या है इस पे नोटिस करिए। गिवन है कि करेक्ट है उसका पेपर, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गेस किया होगा, इस पर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ा थोड़ा सा। देखिए पहले उस कहानी को हम फिर से दोहरा देते हैं। कोई एक स्टूडेंट है जिसके गेस करने का कुछ प्रायोरिटी दिया हुआ है, कुछ जानने का प्रायोरिटी दिया हुआ है, और कॉपी का, किसी भी स्टूडेंट का ये प्रायोरिटी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बनाने का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही 3 तरीका है, ठीक है। अब करेक्ट हुआ होगा विद रिस्पेक्ट टू गेस, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है तो 1/4 होगा। करेक्ट हुआ होगा अगर वो जानता है तो 100% 1 ही होगा। करेक्ट होगा तो कॉपी होगा, तो कॉपी वाला प्रायोरिटी आपको यहाँ पे दे देगा, कुछ भी दे देगा, 1/6, 1/8, कुछ भी दे देगा। हाँ, इन तीनों का सम 1 होना चाहिए, ये जब तीनों को जोड़िएगा तो सम 1 होना चाहिए, इसका सम 1 होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बोला कि करेक्ट होने का क्या प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन का, तो करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 3 तरीका उसके पास है, गेस किया होगा तो करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गेस,
जानता हुआ करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जानना, ठीक है। कॉपी क्या हुआ तो करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉपीज, तीनों को ऐड कर लेंगे तो करेक्ट का निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को आगे चेंज कर दिया, क्वेश्चन ये बोला कि भैया आपका जो क्वेश्चन है ना वो आप करेक्ट बनाए हो। तो अब मानिए एग्जामिनर्स के पास आपका पेपर आ गया और एग्जामिनर देख रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो करेक्ट आ गया। एग्जामिनर जब आपका शीट देख रहा है या पेपर देख रहा है, हाँ ये तो करेक्ट है। अब एग्जामिनर अपना दिमाग लगा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो बच्चा गेस किया होगा। तो हम लोगों को ये निकालना है, क्वेश्चन को पहले फर्क समझो। बेस में अगर आप फर्क समझ गए तो क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं है, बनाने में फिर कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप ये चीज नहीं समझे तो फिर दिक्कत है बनाने में। ये बड़ा क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम चाहेंगे कि एक क्वेश्चन लिख दें, उसके बाद फिर हम बाकी क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे। सभी के पास है पेपर? पहले ये बताओ, पेपर सभी के पास है? क्योंकि पेपर रहेगा तो मेरे लिए समझाना इजी हो जाएगा। कई लोगों का कहना है हाँ है, ठीक है, पेपर है तो फिर दिक्कत थोड़ा कम होगा। ओके चलिए, आप चलिए क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम का कहना है कि है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। बैग ए कंटेन्स 5 ग्रीन और 3 रेड बॉल। कोई बैग 1 है, ये हम बात करें क्वेश्चन नंबर, बताइए आप ही लोग बताइए कौन सा नंबर है? 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करें। बैग 1 कंटेन्स 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स। अनदर बैग 2, बैग 2 contains 4 green and 6 रेड बॉल्स। अब क्या बोलता है आपको, समझ लीजिए हम इसको ऐसे ही बना सकते थे। देखिए ये अच्छा तरीका होगा कि 2 बैग है, एक में 5 ग्रीन है, 3 रेड है, और एक में 4 ग्रीन है और 6 रेड है। 2 बैग बना दिए। A red ball has been drawn from one of the bags. एक बॉल आपको निकालना होगा किसी बैग से। Find the probability that it was drawn from bag 1. Find the probability that it was drawn from bag 1. ठीक है, ओके। देखिए अगर आपसे ये बोलता, देखिए क्वेश्चन में फर्क आपको समझ में आया। अगर आपसे ये बोलता है, देखिए ठीक है, ए रेड बॉल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, अगर आपसे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बोलता कि ए रेड बॉल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, तो क्वेश्चन ये टोटल प्रोबेबिलिटी का होता है। कैसे? आपसे बोला कि किसी एक बैग से आपको रेड बॉल निकालना है, तो उस केस में आपके पास 2 बॉल था, 2 बैग था, आप इससे भी निकाल सकते थे, इससे भी निकालते। इसका ये मतलब है कि आपको पहले बैग चूज करना था। तो इस 2 ही बैग है, तो इस बैग 1 को कैसे चूज करेगा? देखिए बैग 1 को चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? 1/2। अब बैग 2 को चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? 1/2। तो देखिए पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट बैग चूज करना होगा। चूज किए, हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं? हम लोग कौन सा कलर निकालने बोले हैं? रेड बॉल हैज बीन ड्रॉन, ठीक है, रेड निकालने बोला। ध्यान दीजिएगा, पहले आप समझिए, क्वेश्चन हम नहीं बना रहे है ना, अभी बेसिक बात खाली कर रहे हैं। रेड बॉल कैसे निकलेगा? रेड बॉल इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो हम पहले इस बैग को चूज करेंगे। तो हम पहले बैग को चूज किए, फिर रेड निकाले पहले बैग के रिस्पेक्ट में, फिर हम दूसरे बैग को चूज किए और यहां से रेड निकाले विद रिस्पेक्ट टू बैग 2। तो इस बैग को कैसे चूज करिएगा? क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ही बैग है, तो 1/2 होगा, कोई एक ले लीजिए। अच्छा रेड निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, तो 3 5 3 8, 3/8। सेकंड बैग को भी चूज करने का प्रोबेबिलिटी हाफ होगा, और यहां से रेड निकलने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हो जाएगा 6/10। और दिस इज अ ओके,
ये रेट निकालने का प्रायोरिटी हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको ये नहीं बोला रेट निकालना है, क्वेश्चन आपको ये नहीं निकालने बोला है। क्वेश्चन आपको बोलता है, बताइए आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। मतलब रैंडमली दो बैग रखा हुआ था, आप किसी एक बैग में हाथ डालें और बॉल निकालें। अब देखिए, नहीं आंख बंद कर लिया, आंख पे पट्टी बांध ली और दो बैग पड़ा हुआ था, आप ऐसे अपना बैग में हाथ डालें और एक बॉल निकाल ली। अब बॉल जब निकाल के आप देखें तो अरे ये तो रेड बॉल है। तो अब यहां से कहानी स्टार्ट होता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 1 का होगा? ध्यान से देखिएगा, आपसे ये बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 1 का होगा, जबकि गिवन है आपके हाथ में रेड बॉल। तो आप नोटिस करिए, जो हम लिखने जा रहे हैं आप नोटिस करिएगा, इसको आप जानते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन एंड बाय दिस। देखिए, हम एक ऐसा एसोसिएशन बना रहे हैं जो रेड का एसोसिएशन है। रेड इसके पास भी है, रेड इसके पास भी है, तो ये जो रेड है वो टोटल प्रोबेबिलिटी है। आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था कि देखिए आपके हाथ में रेड बॉल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बैग 1 का हो? तो दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन। देखिए शुरू में थोड़ा सा समझना है, बस शुरू में हो सकता है थोड़ा बहुत बोर भी आप हो रहे हो, क्योंकि हम तरीका बदलते रहते हैं बताने का, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 1, मतलब हम ये वाले इंटरसेक्शन पार्ट और टोटल प्रोबेबिलिटी, यही तो होता है, और ये तो आप निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालिएगा? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाय B1 बाय, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी मानिए, टोटल प्रोबेबिलिटी में दोनों हो जाएगा, B1 इनटू रेट विद रिस्पेक्ट टू इतना प्लस B2 एंड रेट विद रिस्पेक्ट टू इतना। निकल गया? सारे का रिजल्ट आपको पता है, ये हो जाएगा हाफ। देखिए सिंपल सी बात है ना कि टोटल से ही कोई तो एक उठ के आएगा। ये हाफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट होगा 3/8, ये हो जाएगा हाफ इंटू 3/8। बैक टू भी चुनने का ही प्रोबेबिलिटी होगा, रेट विथ रिस्पेक्ट टू 2 6/10, एंड दिस इज द आंसर। सॉल्व कर लेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं, आप लोग कुछ मैसेज किए शायद, देख लेते हैं। 15/39 आंसर्स बोल रहे हैं। ओके, राइट आंसर है 15/39, बट यहाँ पे जो आंसर मेरे पास अवेलेबल है 5/13 दे रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए तो 5/13 किसका आंसर दे रहा है? कटेगा वो जो आप दिए हैं 5/13, देखिए जो दिए हैं वो कटेगा शायद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 3 पे, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर होगा और कंसेप्ट। देखिए बेस के बारे में आप थोड़ा सा समझिए, बेस थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा देता है, और कुछ नहीं होता है बेस के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि एक अर्न है, ठीक है, एक अर्न है जिसमें कंटेन कर रहा है 5 रेड और 5 ब्लैक। दूसरा अर्न है जिसमें ये अर्न 1 है, ये अर्न 2 है, ठीक है, जिसमें कंटेन कर रहा है 4 रेड और 8 ब्लैक। एंड एक तीसरा अर्न है, ठीक है, अर्न 3 कंटेन्स 3 रेड and 6 black. One urn is chosen at random. One urn is chosen at random and a ball is drawn.
इसमें से आपको एक अन को चुनना है और उससे एक बॉल निकालना है। बहुत आसान काम है। कोई भी 3 जो आपके पास बैग है, किसी एक बैग को चुन लीजिए। इसमें सारे बैग के चुनने का प्रोडक्ट 1/3 1/3 1/3 होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन बैग में, तो कोई भी एक बैग ले सकते हैं। तो 1/3 सबका 33% से ऊपर थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बनेगा, है ना। तो आपका 1/3 1/3 है। अब उसके बाद बोलता है जब आप बैग को चुने तो उसे एक बॉल निकालिए। ठीक है, आगे कहानी क्या, वन अर्न इज चोजन एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन, द कलर ऑफ द बॉल इज ब्लैक। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि जो कलर है ना वो ब्लैक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम अर्न 3। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि अर्न 3 का हो। तो देखिए निकालिएगा कैसे, देखिए हम लिख दिए, हम लोग को पता करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अर्न 3 का हो जबकि ब्लैक बॉल निकला है। यानी कि आपको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 3 into p with respect to earn 3 pi, probability of earn 1 or b with respect to earn 1, probability of earn 2 b with respect to earn 2, and probability of earn 3 and b with respect to earn 3। ये समझ में आया। एक कहानी बड़ा सिंपल था, 3 बैग था आपके पास, उसमें से एक बैग को आपको चूज करना था और वहां से बॉल निकालना था। जब आप उस बॉल को निकाले तो देखें कलर उसका ब्लैक निकला। जब उस बॉल को आप निकालें तो आपने देखा कि उसका कलर जो है वो आपका ब्लैक निकला। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल जो है अर्न 3 का हो। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो बॉल अर्न 3 का हो जबकि गिवन है ब्लैक कलर। इट्स वेरी सिंपल, दिस बाय दिस। अर्न 3, देखो अर्न 3 किसी भी अर्न को चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 1/3। अर्न 2 को भी 1/3 एंड अर्न 3 को भी 1/3, क्योंकि 3 बैग है। अब देखिए आपको ब्लैक निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू अर्न 1। देखिए अगर ब्लैक सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में निकालना होता ना तो बहुत आसान था, 5/10 बोल देते। और अगर आपको ब्लैक निकालना था अर्न 2 के रिस्पेक्ट में, अर्न 2 के रिस्पेक्ट में, तो अर्न 2 में 8 ही ब्लैक है, तो इसका मतलब कि 8/12 होता। और ब्लैक निकालना था अर्न 3 के रिस्पेक्ट में, तो फिर आपका आंसर होता है 6/9। देखिए आपको सिर्फ ब्लैक निकालने बोलता तो किसी से भी निकल सकता था, तो फिर ये वाला होता। देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक को शो कर रहा है एक तरह से देखा जाए तो। वी नो दैट, आप इसके रिजल्ट को जानते हैं, ये ऐसे पढ़ा जाता है। u3/b को आप पढ़ सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ u3 इंटरसेक्शन b बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। देखिए ब्लैक को ये शो कर रहा है कि हम पहला अर्न को लिए और वहां से बैग निकाले, ब्लैक निकाले। हम दूसरे अर्न को लिए, वहां से निकाले ब्लैक को। हम तीसरा अर्न लिए, ब्लैक। ब्लैक तो किसी से भी निकल सकता है ना, आप कैसे बोलिएगा पहले वाले से निकलेगा। देखिए इसी को हम ऐसे निकाल देंगे। आपको ये सोचना कि ब्लैक कैसे निकलेगा। आप चाहो तो ये इसके बाद ये डायरेक्ट स्टेप लिख लो, और नहीं तो आप ऐसे लिखो और फिर ऐसे, फिर लेकिन फिर आपको बदलने आना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको निकालना क्या है। आपको गिवन है, आपके हाथ में पड़ा हुआ है ब्लैक कलर का बॉल, और आपसे पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी अर्न 3 का हो। मतलब आपके आंख पे पट्टी बांध दिया गया, 3 बैग रख दिया गया, और आप उसमें से किसी बैग को चूज किए, ठीक है। और वहां से आप किसी बैग को चूज किए, वहां से आप बॉल निकाले, ठीक है। और जब आंख का पट्टी आप खोले तो देखिए वो ब्लैक कलर का है। दिमाग में आता है ना बात की, पता नहीं वो कौन से बैग से निकला। क्या ये बैग 3 का है, क्या ये बैग 2 का है, ये जो बॉल मेरे हाथ में पड़ा हुआ है वो किस बैग का है। तो किस बैग का ये जानना है, जबकि मेरे हाथ में ब्लैक बॉल पड़ा हुआ है। तो बस कुछ नहीं, जो चीज ऊपर लिखे हैं उसी को डायरेक्ट लिख दिया करिए, या तो फिर आप ऐसे करिए और फिर आपको लिखने आना चाहिए, और नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ u3 लिख लिए और इसी का रिवर्स यहाँ पे कर लीजिए। अभी टोटल आपके ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी है, ये आपकी मर्जी, आप जैसे कर लो। ओके, अब आप निकाल सकते हो दिस इक्वल टू 1/3 ब्लैक विद रिस्पेक्ट टू अर्न 3, यहाँ पे होगा 6/9। जो कट सकता है काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया 1/3 बैक विद रिस्पेक्ट टू इतना u2, फिर 1/3 बैक विद रिस्पेक्ट टू 8/12 1/3 इंटू 6/9। सॉल्व कर लेंगे
आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर आएगा 4/11। ठीक है, 4/11 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को अभी तक? जल्दी बोले, क्लियर है? बेस में बस काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है, देखिए काम को बस समझ जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे ये क्वेश्चन दे देता, मतलब 3 बैग ऐसे पड़ा रहता और आपसे बोलता है कि बताओ पहले बैग से ब्लैक आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले बैग से। अच्छा, तो आप सीधे पहले बैग में चले जाइएगा और यहां देखिएगा ब्लैक तो 5 है बट एक ही निकालना है, टोटल 10 है। ओके, मतलब पहले बैग से ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बैग बन गया। पहले बैग से, ठीक है, आपको पहला बैग दे दिया गया, गिवन। अब बोला आप बताओ ब्लैक आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये होगा। आपसे बोला क्या दूसरे बैग से ब्लैक आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। तो 8/12, यानी आपको ये बैग दे दिया जा रहा है और फिर आपसे ब्लैक पूछा जा रहा है। आपसे बोला क्या तीसरे बैग से ब्लैक आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तब आपको ये बैग दे दिया, ये गिवन है, ये बैग गिवन है, और फिर आपसे ब्लैक का डिमांड पूछ रहा है कि ब्लैक आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 6/9। अब आपसे अगला सवाल क्या पूछा, अगला सवाल बोला कि ब्लैक आने का, आपके पास 3 बैग पड़ा हुआ है, उसमें कुछ कुछ बॉल पड़ा हुआ है, तो बताइए ब्लैक आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो ब्लैक तो भाई तीनों के पास है, तो कहीं से भी आ सकता है, तो इसका मतलब ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यानी अच्छा, मेरे को ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक चाहिए तो हम लोगों को पहले बैग को चूज करना होगा और फिर इस बैग में हमको देखना होगा कि इसके रिस्पेक्ट में कितना ब्लैक है, या हमको सेकंड बैग चूज करना होगा और फिर हमको देखना होगा कि इस बैग में कितना ब्लैक है, फिर हम थर्ड बैग चुनेंगे। ओके, और देखेंगे कि इस बैग में ब्लैक कितना है। क्वेश्चन के फर्क को समझिए, यहां भी क्वेश्चन क्या पूछा, ब्लैक पहले बैग के रिस्पेक्ट में बताइए, यहां पूछा ब्लैक सेकंड के रिस्पेक्ट में बताइए, यहां पूछा ब्लैक थर्ड के रिस्पेक्ट में बताइए। यानी आपको बैग दे दिया गया कि भाई ये बैग पड़ा हुआ है, इसमें 5 रेड और 5 ब्लैक है, अब बताओ ब्लैक आने का क्या चांस है। तो भाई बैग तो चूज करना नहीं है आपको, सीधे आपको बैग दे दिया गया है, तो आप बोले 5 ब्लैक है और टोटल 10 है, तो 5/10 होगा। फिर आपसे बोला गया कि 3 बैग लाके आपके सामने रख दिया गया, उसके बोला कि बाबू बताओ इसमें ब्लैक आने का क्या चांस है, तो बोलोगे ब्लैक तो इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है, तो इसके लिए मतलब कहीं से भी आ सकता है। जब कहीं से भी आ सकता है तो हमको बैग को चूज करना होगा, तो हम बैग को चूज किए, वहां से ब्लैक, बैग को चूज किए, वहां से ब्लैक हो गया। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाया, अब कहानी का एक तीसरा स्टेप लिया। कहानी का 2 स्टेप समझा दिए हम आपको कि भाई इस बैग से ब्लैक निकालने बोलो, इस बैग से ब्लैक निकलने का बोलो, इस बैग से ब्लैक निकलने। दूसरा कहानी क्या बोल सकता था, ब्लैक निकलने का प्रोबेबिलिटी बताओ। तीसरा क्या बोल सकता था, अब कहानी चेंज किया, आपके आंख पे पट्टी बांधा, 3 ठो बैग रख दिया, वहां से आप रैंडमली किसी बैग से क्या किए, एक बॉल निकाले, आंख का पट्टी खोले और वहां से देखे कि आपके हाथ में जो कलर है वो ब्लैक है। क्या देखें आप, ध्यान से देखिएगा, क्या देखें आप, कलर ब्लैक। तो आपसे पूछा कि क्या आपके दिमाग में बात दम आ जाएगा, पता नहीं कौन से बैग से निकला है, पता नहीं कौन से बैग से निकला है, तो आपसे पूछा कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग थर्ड का। तो इसका ये मतलब हुआ कि इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि जब आपके पे आप पट्टी बांधे थे तो आपके पास तीनों बैग मौजूद था वहां, आप छू छू के तीनों बैग को देख रहे, अब तब वहां से बॉल को निकाले हैं। ओके, तो मतलब वहां पे बनाने में तीनों बैग यूज होगा, मतलब ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी हमको वो देखना है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ब्लैक आने का यही है। क्या पहले बैग से आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो थर्ड बैग से आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो थर्ड बैग से आने का प्रोबेबिलिटी यही होगा।
देखिए थर्ड बैग से आने का प्रोबेबिलिटी ब्लैक का ये है और टोटल प्रोबेबिलिटी ये होगा, थर्ड बैग से ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी यही होगा, थर्ड बैग से बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। दिस इज आंसर। बस इतना ही से तो कहानी है इसके अंदर। चलिए एक दो क्वेश्चन हम और बनाते हैं, समझ में आया? रिएक्ट करिए थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है इस टॉपिक को ऑनलाइन पढ़ाने में। जल्दी बोलिए, समझ में आया ठीक से? कहानी समझ में आया, डिफरेंसेस समझ में आया, क्वेश्चन का फर्क समझ में आया? क्वेश्चन के फर्क को ही समझना है, क्वेश्चन के फर्क को समझिए, क्वेश्चन बन गया। देखिए पहले वाले केस में आपको बैग लाके पटक दिया, बोलो भाई अब बता कितना ब्लैक, ये वाला बैग उठा के लाके दे दिया, बोलो अब बता ब्लैक कितना, ये वाला बैग उठा के लाके दे दिया, बोलो अब ब्लैक बता। इस केस में क्या किया कि 3 बैग दे दिया, बोला ब्लैक बताओ, ये कहीं से भी निकल सकता था, वो तो बैग चूज करना था। ये दो कहानी हुआ। तीसरा आंख पे पट्टी बांधा, उसके 3 बैग लाके पटका, उसके बोला तुम एक बॉल निकालो, तुम रैंडमली छुछा के कहीं से निकाल लिए, उसके देखे ब्लैक कलर का है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि पता नहीं कौन से बैग से निकला है, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बैग थर्ड का, तो क्या आपने तीनों बैग, तब क्या करना होगा, हमको ये देखना होगा कि थर्ड बैग से ब्लैक निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा और टोटल प्रोबेबिलिटी ब्लैक निकलने का क्या होगा। कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्लास और जाएगा बेस। आप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप आइए 4 पे आइए, क्वेश्चन आप भी पढ़ें। क्या लिखा है, ए फर्म प्रोड्यूसेस स्टील पाइप्स इन 3 प्लांट्स ए बी एंड सी with daily production of 500,000 and 2,000 units respectively. A firm produces steel pipes. कोई फर्म है जो स्टील पाइप प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास 3 अलग अलग प्लांट है एबीसी, जहां पर डेली प्रोडक्शन 500, 1000 और 2000 यूनिट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए प्लांट ए का जो है टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, पहले वो देखते हैं। टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 500, 1000 और आपका आ रहा है 2000, तो 3500 टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, इट इज नोन दैट फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द 3 प्लांट्स आर रिस्पेक्टिवली इतना इतना इतना। ठीक है, देखो हमको यहाँ पे थोड़ा सा इवेंट लेना होगा, समझेंगे बात को। E1, E2 and E3 be the event of selecting a pipe produced by 3 plants A, B and C। ठीक है, ओके पहले हम कहानी समझ लेते हैं। तो वो 3 प्लांट है और उसमें कुछ कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, किसी कंपनी के पास 3 प्लांट ए बी सी। पहले प्लांट में 500 पाइप बन रहा है, दूसरे में 1000 बन रहा है, तीसरे में 2000 बन रहा है। ठीक, ओके। अब जब पाइप बना, अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम तीनों जगह के पाइप को ले आए उठा के और एक जगह पे मिला दिए, तीनों जगह पाइप को लाके एक जगह पे मिला दिए। ठीक है, और हम क्या किए, एक पाइप को उठाएं। ठीक है, अच्छा जब तीनों जगह पे जब पाइप बन रहा होगा तो थोड़ा बहुत डिफेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, तब देखा गया कि जो पाइप हम उठाए ना वो डिफेक्टिव निकल गया। तब मेरे दिमाग में ये आ सकता है कि कौन से प्लांट वाला का हो सकता है। मतलब आपको ये निकालना है कि मेरे पास जो पाइप आया वो डिफेक्टिव था, तो मेरे दिमाग में है कि आखिर कौन से प्लांट का हो सकता है। तो हमको क्या देखना होगा, हमको ये देखना होगा कि जैसे आपसे बोला गया कि जो पाइप उठाए तो डिफेक्टिव निकला, तो आपसे आप ये सोचिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्लांट 1 का हो। तो हम लोग को ये देखना होगा कि प्लांट 1 में डिफेक्टिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले प्लांट को चुनिए, ठीक है, और उसके बाद फिर वहां पे डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी देखिए। अब बाई टोटल डिफेक्टिव, बस कहानी खत्म। यही तो है क्वेश्चन में। तो देखिए आपके पास क्या होगा, सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना होगा। पहले प्लांट से कितना बन रहा है 500, तो 3500, और दिस इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/7। दूसरे प्लांट से आपको कितना बन रहा है 1000, और ये हो गया 3500, ये हो जाएगा 2/7।
एंड तीसरे प्लांट से आपको देखिए क्या बन रहा है 2000 बाई 3500, यानी इस बार आ रहा है आपके पास 4/7। चलिए ठीक है। A firm produces steel pipe in 3 plants A, B, and C with daily production of 500,000 and 1,000 units respectively. It is known that fractions of defective output produced by the 3 plants are respectively इतना। देखिए आप दे रहा है डिफेक्टिव है पहले प्लांट के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है 0.005 डिफेक्टिव है। अब काम हुआ है 500 पाइप बनाए हो तो कुछ ना कुछ तो डिफेक्टिव होगा ना, तो उस प्लांट के जो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी है वो इतना है। डिफेक्टिव है दूसरे प्लांट के रिस्पेक्ट में तो 0.008 एंड डिफेक्टिव है तीसरे प्लांट के रिस्पेक्ट में तो वो है 0.010। शाम में हम लोग क्या कर रहे हैं, पाइप को सिलेक्ट कर रहे हैं एट रैंडम फ्रॉम अ डेज टोटल प्रोडक्शन एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तब हम क्या देखते हैं कि वो डिफेक्टिव निकल गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम द फर्स्ट प्लांट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट प्लांट का हो। E1, E2 and E3 with the event of selecting a pipe produced by 3 plants A, B and C। तो सीधा सवाल है आप क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और डिफेक्टिव देखना होगा कि इस प्लांट में कितना है बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability D by E1 plus probability of E2 into probability D by E2 plus probability of E3 into probability D by E3। आई थिंक बन जाएगा। शायद इसका आंसर आएगा 5/61। आंसर विल बी 5/61। वैल्यू सारे का आपके पास पड़ा हुआ है, पुट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझने को लेके कोई दिक्कत अभी तक? जल्दी जल्दी बोले, दिक्कत है? चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे करते हैं, आगे काम बढ़ाते हैं। ठीक है, मार्च में ज्यादा मजा आया था, वो इसलिए आया था कि आप ऑफलाइन थे। ये एक्सरसाइज ऑफलाइन के लायक नहीं है, ठीक है, ये ऑफलाइन के लायक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं द चांसेस, अगले क्वेश्चन में आते हैं 5 में। द चांसेस ऑफ XYZ बिकमिंग मैनेजर्स ऑफ सर्टेन कंपनी आर 4:2:3। वहां पे हमको दिख रहा था, आप लोग पढ़ रहे हैं, वहां पे हमको दिख रहा था कि आप के पास क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा सा, और वहां पे एकदम फ्रेश होके आप आए थे 12th में, थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी काफी अच्छा था। अभी तो बस आप सोच रहे हो किस तरह से 12 का नहीं आप पार हो, ठीक है, और हम अब कॉलेज में जाए, है ना। कई लोग को जिनको इंजीनियरिंग नहीं करना है वो तो बस अब यही सोच रहे हैं बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ जाए और फिर हम आगे कॉलेज लाइफ में फिर देखें, मूव करें, है ना जी। देखिए अगले आगे क्वेश्चंस क्या है, द चांसेस ऑफ XYZ बिकमिंग मैनेजर्स ऑफ सर्टेन कंपनी आर 4:2:3। ठीक है, 3 लोग हैं, द चांसेस ऑफ XYZ बिकमिंग मैनेजर्स ऑफ सर्टेन कंपनी आर 4:2:3। 3 लोग हैं जो कंपनी में मैनेजर के पोस्ट के लिए है और उनके मैनेजर में सिलेक्शन का जो प्रायोरिटी है 4:2:3 है। अच्छा, कंपनी फिर एक बोनस स्कीम भी लाने का विचार कर रहा है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस मैनेजर को लेते हैं। अगर हम मैनेजर एक्स को लेते हैं तो बोनस स्कीम कंपनी का अलग होगा, अगर हम वाई को लेते हैं तब बोनस स्कीम अलग होगा कंपनी का। मतलब मैनेजर के सिलेक्शंस में बोनस स्कीम में बदलाव आ जाए, ठीक है। तो बाद में मालूम पड़ा कि बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस हो गया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स इज अपॉइंटेड एज द मैनेजर। तो देखिए हम लोग समझते हैं, 3 इवेंट लेते हैं पहले, जहां पे पहले मानते हैं कि एक्स बिकम्स द मैनेजर, फिर हम E2 देखते हैं, यहाँ पे मानते हैं कि वाई बिकम्स द मैनेजर, फिर हम E3 लेते हैं जहां पे मानते हैं कि Z बिकम्स द मैनेजर। ओके, और इनके जो कंपनी में आने का रेशियो है 4:2:3 है।
तो सबसे पहले ये तो जान लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कैसे होगा। 4/4 2 6 3 9 4/9। प्रोबेबिलिटी E2 क्या होगा बाबू, इज इक्वल टू 2/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या होगा, दैट इज 3/9। ओके, अब देखिए इसके बाद ये लोग क्या बोलता है कि एक ऐसा इवेंट हम लोग ले लेते हैं, जैसे ई ले लेते हैं, इंट्रोड्यूस बोनस स्कीम। ओके, तो आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं। द चांसेस ऑफ XYZ बिकमिंग मैनेजर्स ऑफ सर्टेन कंपनी आर इतना, मतलब एक्स के मैनेजर बनने का ये प्रायोरिटी है, वाई का ये और जेड का ये प्रायोरिटी। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस्ड इफ XYZ बिकम्स मैनेजर्स आर 0.3 0.5 एंड 0.8। ध्यान दीजिएगा, बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस होगा जब अगर ये मैनेजर बनता है, उस केस में 0.3 है। बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस होगा, बोनस ही कर लेते हैं E2 तो 0.5, एंड बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस होगा जब E3 मैनेजर बनेगा तो 0.8। एंड ऑफ द डे पता चला कि बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस हो गया। एंड ऑफ द डे ये पता चला कि बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस हो गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि X इज अपॉइंटेड एज द मैनेजर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि X एज अपॉइंटेड एज अ मैनेजर, मतलब वो निकालना है हम लोग को। इसका मतलब है कि हमको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1, और नीचे में फिर सारे का करना होगा और क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगा बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस करने का तरीका, या फिर आप मल्टीप्लाई करके कर लो सीधा। आप क्या करो, वैल्यू को डाल दो, रिजल्ट आ जाएगा। वैल्यू को पुट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल आंसर इसका आएगा शायद 6/23। फाइनल आंसर आएगा 6/23। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग मिटा देते हैं इसको, एक दिन और लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि इन अ बोल्ड फैक्ट्री, क्वेश्चन आप पढ़ ही रहे होगे। इन अ बोल्ड फैक्ट्री मशीन्स A, B and C मैन्युफैक्चर 60%, 25% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई बोल्ड फैक्ट्री है जहां पे मशीन ABC मैन्युफैक्चर कर रहा है 60%, 25% और 15% रिस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल ऑफ देयर आउटपुट 1%, 2% एंड 1% आर डिफेक्टिव बोल्ट्स। मतलब मशीन A 60% आपका आउटपुट निकाल रहा है जिसमें 1% डिफेक्टिव निकल रहा है। मशीन जो B है 25% आपका टोटल आउटपुट निकाल रहा है और 2% डिफेक्टिव निकल रहा है। अब मशीन जो C है 15% निकाल रहा है और 1% डिफेक्टिव मिल रहा है। A bolt is drawn at random from the total production and found to be defective। मतलब एक बोल्ट को जब सारा बोल्ट निकल गया तो हम उसको मिला दिए और वहां से एक बोल्ट उठाए और वो देखे कि डिफेक्टिव आ गया। तो फ्रॉम विच मशीन द डिफेक्टिव बोल्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी हम लोग पाइप वाला में किए थे, सेम क्वेश्चन लगभग है। थोड़ा सा फिर भी हम बनाना चाहेंगे इस क्वेश्चन को। हम लोग मान लेंगे कि E1 E2 E3 E1 E2 and E3 be the events of drawing a bolt produced by machines A, B
and C respectively. ठीक है, and लिख लेते let D be the event. Let D be the event of drawing a defective bolt. चलो यहाँ तक हो गया। ठीक है, डी विद द इवेंट ऑफ ड्राइंग अ डिफेक्टिव बोल्ट। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर 60%, 25% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। देखिए पहले वाले से 60% बोल्ट आपको प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, दूसरे वाले से आपको 25% हो रहा है, और तीसरे वाले से आपको हो रहा है 15% हो रहा है। चलिए अब देखिए डिफेक्टिव पहले वाले के रिस्पेक्ट में 1% है, मतलब 1/100। डिफेक्टिव दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में 2/100 एंड डिफेक्टिव तीसरे के रिस्पेक्ट में आपको हो जाएगा 1%, यानी कि 1/100। और द टोटल ऑफ देयर आउटपुट 1%, 2% एंड 1% आर डिफेक्टिव बोर्ड्स। दे दिया डिफेक्टिव पहले के रिस्पेक्ट में 1%, डिफेक्टिव दूसरे के रिस्पेक्ट में 2%, डिफेक्टिव तीसरे के रिस्पेक्ट में 1%। A bolt is drawn at random from the total production and found to be defective. जब बोल्ट को हम लोग देखें तो डिफेक्टिव निकल गया, तो फ्रॉम विच मशीन द डिफेक्टिव बोल्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड। जानते हैं आपको क्या करना होगा, आपको तीनों निकालना है, मतलब आपको इवन भी निकालना है, क्या होगा, आपको E2/D भी निकालना है, क्या होगा, और आपको E3/D भी निकालना है, क्या होगा, तीनों निकालना है। ऐसे हम तीनों का आंसर लिख दे रहे हैं, अगर आपको निकालने का मन होगा तो। इसका आंसर 12/25 आएगा, इसका आंसर 10/25 आएगा, और इसका आंसर 3/25 आएगा। ठीक है, तो आपसे बोला कि बताइए, क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच मशीन द डिफेक्टिव बोल्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड, तो आंसर होगा मशीन ए, मशीन ए। ठीक है, आंसर होगा मशीन ए, क्योंकि आप मशीन ए का देख रहे हैं आंसर कैसा आ रहा है। डिफेक्टिव में देखिए 12/25 है, बाकी उससे रैंडमली थोड़ा कम सब में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका चांसेस थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है। तो आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन बस इतना ही था कि 3 मशीन था, उसमें से कुछ प्रोडक्शन हो रहा था बोल्ट का, और कुछ परसेंटेज डिफेक्टिव आ रहा था। तो प्रोडक्शन कैसे हो रहा था, 60%, 25% और 15%, ये निकल गया प्रोडक्शन। डिफेक्टिव पहले मशीन के रिस्पेक्ट में 1%, डिफेक्टिव दूसरे मशीन के रिस्पेक्ट में 2%, डिफेक्टिव तीसरे मशीन के रिस्पेक्ट में इतना। एंड ऑफ द डे हम लोग जब गए तो डिफेक्टिव निकला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन 1 का हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन 2 का हो, क्या प्रोबेबिलिटी मशीन 3। ठीक है, तो जिसके बारे में बोलेगा निकालेंगे, यहाँ पे किसी के बारे में नहीं बोला। ठीक है, एक्सपेक्टेड आपको बोला है तो तीनों निकालना होगा। इसमें ये जो आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो इसी का आंसर होगा मशीन। समझ में आया कहानी? देखिए सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा, कहानी बस समझना है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ ना, जल्दी बोले। हम लोग यहीं तक रखते हैं, एक क्लास और लगेगा, कल ही ले लेंगे, कल लेके इसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है।